9 अगस्त 1945 की सुबह पर जापानी शहर नागासाकी में वायु हमले की सायरनें बजीं। हालांकि थोड़ी देर बाद सायरन फिर बजने लगी। यह संकेत था कि खतरा खत्म हो गया और लोग अपने आश्रयों से बाहर निकलकर दैनिक कामकाज शुरू कर दिए। जापानी स्पॉटर्स ने केवल 2 संयुक्त राज्य अमेरिका आर्मी एयरफोर्स B-1919 बॉम्बर्स की पहचान की थी और वे पहले कोकुरा शहर तक बिना किसी हथियार गिराए उड़ चुके थे। इसलिए जापानी अधिकारियों ने मान लिया कि यह केवल एक रेकी मिशन था। उन्हें अनजाने में भविष्य रह गया, ठीक वैसे ही जैसे कोकुरा वासियों को नहीं पता चला कि उन्हें एक आतंकित भाग्य से बचाया गया था जो केवल उनके शहर पर छाई बादल की वजह से था। 1101 घंटे पर शहर के औद्योगिक क्षेत्र में एक अकेला बम गिराया गया। बम ने 22,000 TNT की समान शक्ति के साथ विस्फोट किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा विस्फोट हुआ जो इतना उज्जवल था कि उसे 100 मील दूर के निरीक्षकों द्वारा देखा गया। आग की गेंद ने 3900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान उत्पन्न किए और 600 मील प्रति घंटे की तीव्रता से हवाओं को उत्पन्न किया, जिसने विनाश में योगदान दिया। यथार्थ आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन कम से कम 1,19,000 लोग या तो उस दिन मर गए थे या उसके बाद के सप्ताहों और वर्षों में मर जाएंगे। हमले के 6 दिन बाद जापान ने सहयोगियों से आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे इतिहास में दर्ज सबसे विनाशकारी संघर्ष का अंत हो गया, जो इतिहास में पहले 2 और अब तक केवल 2 परमाणु हमलों के भीतर समाप्त हुआ। यह द्वितीय विश्व युद्ध था। इसमें 2 भाग के विशेषांक के पहले भाग में हम मानव इतिहास के पाठ्यक्रम में शायद सबसे प्रभावशाली संघर्ष की कुछ मुख्य तत्वों और घटनाओं की जांच करने जा रहे हैं। विश्व के युद्धों में आपका स्वागत है। इतिहास, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध की जटिलता को देखते हुए एक एकल घटना निर्धारित करना जिसने युद्ध को उत्तेजित किया, कठिन है। इसके पीछे एक श्रृंखला घटनाओं की साजिश थी जिसने अंततः युद्ध की ज्वाला को प्रज्वलित किया। फाशिवाद और उससे समान अत्यधिक राष्ट्रवादी विचारधाराओं ने 1920 और 30 के दशक में पहले विश्व युद्ध के परिणामों से उत्तेजित होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई तरीकों से इस अवधि के फाशिवादी उछाल को राजाओं, रानियों और सम्राटों के पुराने साम्राज्यिक तरीकों से बचा हुआ माना जा सकता है, क्योंकि ऐसी विचारधारा के अनुयायी भाग्य, नस्लीय श्रेष्ठता और एक तरतीब में स्थान होने के संकल्प में विश्वास करते थे, जो अधिकतर एक सर्वोच्च नेता के नेतृत्व में उन्हें उनके द्वारा महानता के भाग्य के रूप में देखे जाने वाले को ले जाता था। इतिहास उन्हें युद्ध के मुख्य उकसाने वालों के रूप में दर्शाता है। जर्मनी, इटली और जापान सभी ने यह सामान्य विश्व दृष्टि साझा की, यहां तक कि उनके सख्त दृष्टिकोण भी उनके फाशियावादी सहयोगियों के साथ मेल खाते थे। इसके अलावा उन सभी का एक और मत साझा होता था, और वह यह था कि वहां वे लोग थे जो उनके भाग्य को प्राप्त करने के रास्ते में खड़े थे और यह व्यक्ति नष्ट किए जाने चाहिए। इन 3 विश्व शक्तियों में से पहली विश्व युद्ध के अंत तक जापान पहले से ही अति राष्ट्रवाद की ओर बढ़ चुका था। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के साथ संघबद्ध थे, उन्होंने ऐसी पुरानी साम्राज्यवादी शक्तियों से सम्मान नहीं पाया जो उनकी एशिया में प्रभुत्व की कोशिश में विघ्न बनती थीं, चाहे वो सैन्य या वेस्टर्न संधियों के माध्यम से हो जो लंदन और वॉशिंगटन के पक्ष में थीं। अधिकांश जापान के पुनर्निर्माण कार्यक्रम, खासकर रासायनिक और जैविक हथियारों के अनुसंधान को कम से कम प्रारंभिक रूप से धीरे धीरे सैन्यवादी बनती जापानी सामुराई और योद्धा संस्कृति द्वारा गुप्त रूप से किया गया था। इसी तरह इटली भी विचारधारा क्रांति का अनुभव कर पुरानी महिमा को पुनः प्राप्त और एक अग्रणी शक्ति की नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने की आशा कर रही थी। 1922 में मुसोलिनी और उनकी राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी इटली में सत्ता में उभरी। बहुत जल्द उन्होंने देश के लोकतांत्रिक राजनीतिक परिदृश्य को
अपने आसपास केंद्रित एक तानाशाही में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। मुसोलिनी ने माना कि उनकी नई इटली नई रोमनन साम्राज्य को जन्म देगी और उन्होंने बड़े सशस्त्र बलों की निर्माण की शुरुआत की, जो कठिन था क्योंकि इटली की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, न कि निर्माण के आवश्यक आधार पर। दोनों राष्ट्रों के अपने महत्वाकांक्षियों को संभालने की तैयारी के साथ संघर्ष अनिवार्य था। 1929 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, यह ऐतिहासिक तथ्य है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1931 में चीन के मंचूरिया में जापानी आक्रमण, जिसका उद्देश्य संसाधनों को अधिग्रहित करना था, शुरू हुआ था। जापानी ने जानबूझकर अपने नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक चीन रेलवे लाइन पर बम विस्फोटित किया ताकि चीन विद्रोहियों को दोषी ठहराया जा सके। इसे फिर देश में हमला करने का बहाना बनाया गया और जापान 1945 में सहयोगियों द्वारा मुक्त होने तक वहां की भूमि पर कब्जा करता रहा। इस दौरान लगातार चीन सरकार के साथ युद्ध करता रहा। चीन भूभाग पर जापानी कब्जा अत्यंत कठोर था। बलात्कार और हत्या न केवल व्यापक थी, बल्कि यह जापानी नेतृत्व द्वारा सेनाओं के मनोरंजन के लिए प्रोत्साहित भी की गई थी। जापानी समाज में समर्पण स्वीकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह परिवार की अपमान करेगा, और इसे चीनियों पर भी लागू किया गया था। वे चीन कैदी जिन्होंने लड़ाई नहीं की, उनके साथ क्रूरता से व्यवहार किया गया, उन्हें मार दिया गया या कठिन कार्य के लिए मजबूर किया गया। कुछ दुर्भाग्यशाली पीड़ितों को जापान के मेडिकल अनुसंधान सुविधाओं में चीन में देखा गया। उत्तर पूर्वी चीन के पिंगफान में स्थित और इकाई 731 के रूप में नामित हजारों चीन कैदियों का उपयोग जीवाणु और रासायनिक हथियारों को विकसित करने के लिए डरावने चिकित्सा प्रयोगों में किया गया। साथ ही प्रायोगिक शल्य क्रियाएं करने के लिए अक्सर डेटा को बिगाड़ने के भय के बिना संवेदन शून्यता के और साम्राज्य के हित के लिए सब कुछ। मुसोलिनी ने अपनी सेनाओं का उपयोग करके अपनी साम्राज्य की स्थापना की, विशेष रूप से 1935 में जब उन्होंने अफ्रीका के इथियोपिया, वर्तमान इथियोपिया में नए रोमनन साम्राज्य की नींव रखी। मंचूरिया को द्वितीय विश्व युद्ध का पहला युद्ध स्थल माना जा सकता है, तो इथियोपिया दूसरा हो सकता है। बेशक यह तीसरा फाशिस्ट देश था जो इस कहानी में प्रमुख खिलाड़ी बनने वाला था। वह था अडोल्फ हिटलर के तहत नात्सी जर्मनी। ऑस्ट्रिया हिटलर ने पहली विश्व युद्ध में जर्मनी सेना के साथ युद्ध किया था। युद्ध समाप्त होने के बाद हिटलर जर्मनी की अपमानना को विशेष रूप से कठिनाई से झेल रहे थे और यूरोप के अन्य लोगों की तरह उन्हें यह स्पष्ट हो रहा था कि साम्यवाद रूसी संघ की सीमाओं के परे बढ़ रहा है। 1919 में युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने जर्मनी वर्कर्स पार्टी एक नई राजनीतिक समूह में शामिल हो गए और वक्ता के रूप में अपनी शक्ति से भीड़ को उत्तेजित कर समर्थन प्राप्त किया। एक साल बाद पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी वर्कर्स पार्टी कर दिया गया, जिसे अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप में नाजी के नाम से अधिक जाना जाता है। 1921 में हिटलर पार्टी के नेता बने और अपनी व्यक्तित्व से अधिक समर्थन प्राप्त करते रहे। 1923 में नाजी इतने साहसी हो गए कि उन्होंने म्यूनिख में कूड़ेता की कोशिश की। बियर हॉल पुत्स के प्रयास में असफलता के बावजूद हिटलर को ट्रायल से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने नाजी कारण को और बढ़ावा दिया। हिटलर ने ट्रायल का उपयोग समर्थक बढ़ाने के लिए किया। अपनी आत्मकथा माइन कैंपफ लिखते समय उन्होंने साल भर की सजा काटी, परंतु नाजी जर्मनी राजनीति में स्थापना करने में कठिनाई हुई। माइन कैंपफ ने हिटलर की कहानी को निभाने के साथ ही जर्मनी लोगों के भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उपद्रवी समूहों ने वर्साय की संधि जैसे उपायों से अपनी भाग्य को प्राप्त करने में बाधा डाली, जिसमें जर्मनी के समर्पण की शर्तें शामिल थीं। उन्होंने यहूदियों और साम्यवादियों को महान अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के नेताओं के रूप में पहचाना, जिनका उद्देश्य युद्ध के बाद जर्मनी लोगों को नीचे रखना था, और उन्होंने विजयी सहयोगियों की कठोर शर्तों को उजागर किया। यह पुस्तक प्रभावी रूप से नाजी बाइबल बन गई। 1933 तक नाजी पार्टी के इतने समर्थन से हिटलर कानूनी रूप से जर्मनी के कैंसलर बन गए। उन्होंने तत्परता से कानून पारित करना शुरू कर दिया जो जर्मनी को नाजी जर्मनी में परिवर्तित कर देगा और स्वास्थ्यिक इस पुनर्जीवित देश का प्रतीक होगा। हिटलर द्वारा तैयार की गई नाजी जर्मनी की सरकारी नीति में यहूदियों, जिप्सियों और राजनीतिक विरोधियों का उत्पीड़न शामिल हो गया। इसने उन्हें अपनी भाग्य के रूप में
आर्यन जाति की अवधारणा दिखाई दी और उन्हें अनस्पर्ध नेता फ्यूरर के रूप में स्थापित किया। एक 1930 के दशक के बीतते समय के साथ हिटलर की नाजी पार्टी ने जर्मनी राजनीति और समाज में दृढ़ स्थान बना लिया। नाजी पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए था जर्मनी लोगों को, क्योंकि उन्होंने देश को हार से बाहर निकाला और उसे सशक्त बनाया, वादा करते हुए कि जर्मनी जल्द ही एक महान शक्ति बनेगी। हिटलर के प्रभाव ने विदेशी निरीक्षकों को भी आकर्षित किया। बहुत से ने उनकी प्रशंसा और समर्थन किया। युद्ध के बाद बहुतों ने जर्मनी के प्रति सहानुभूति दिखाई। हिटलर तो टाइम मैगजीन के वर्ष के व्यक्ति बन जाते। यह पूरी तरह से हिटलर के हाथ में खेल गया जब वह देश के पूर्व और पश्चिम में खोई हुई भूमि को वापस पाने की बात करने लगे। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की सहयोगी शक्तियों का पहला परीक्षण 1935 में हुआ, जब हिटलर ने सैन्य भर्ती का परिचय दिया, जिससे जर्मनी सशस्त्र बल वर्साए की संधि द्वारा अनुमति दी गई संख्या से कई गुना बढ़ गए। हालांकि सहयोगी ने कुछ नहीं किया। प्रेरणा मिलने पर उन्होंने 1936 में अपनी सेनाओं को राइनलैंड भेजने के निर्देश दिए। 1925 में राइनलैंड को फ्रांस की सुरक्षा क्षेत्र के रूप में सैन्य मुक्त कर दिया गया था, जो जर्मनी की युद्ध क्षतिपूर्ति असमर्थता के कारण कुछ समय के लिए बेल्जियम के साथ साझा किया गया था। हिटलर ने अपने लोगों को निर्देश दिए कि अगर वे फ्रांस के सैन्य प्रतिरोध से भिड़ें तो पीछे हट जाएं, क्योंकि जर्मनी युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन नेशंस की लीग में फ्रांस के विरोध में भी दुनिया ने कुछ नहीं किया। हिटलर ने मुसोलिनी के साथ मिलकर स्पेनिश नागरिक युद्ध में राष्ट्रवादियों के लिए योद्धाओं को भेजा, जिससे उन्हें युद्ध अनुभव मिला। 1937 में ब्रिटेन प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन ने पद त्यागा और नेविल चैम्बरलेन ने सत्ता ग्रहण की। जर्मनी ने हथियार निर्माण जारी रखा और अब उन्होंने युद्ध के बाद चेकोस्लोवाकिया में समाहित जर्मनी सुडेटनलैंड को वापस प्राप्त करने की कोशिश की। हिटलर ने समय समय पर अपने जन्म देश ऑस्ट्रिया को नए जर्मनी का हिस्सा बनाने की कोशिश की, जो वर्साय ट्रीटी द्वारा निषेधित थी। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच लंबे समय से सहजीवी संबंध थे और दोनों देशों के लोग एक दूसरे को चचेरे भाई मानते थे। ऑस्ट्रिया में अपनी नात्सी पार्टी थी। 1938 के जनवरी में उन्होंने हिटलर की तरह 1923 में किए गए पुत्सच की कोशिश की। पुत्सच विफल हुआ और अनेक ऑस्ट्रिया नात्सी कैद कर दिए गए। हिटलर की प्रचार यंत्रणा ने ऑस्ट्रिया लोगों के नात्सी समर्थन की झूठी छवि उत्पन्न करना शुरू कर दिया। 12 मार्च 1938 को जर्मनी सेनाओं ने ऑस्ट्रिया क्षेत्र में क्रम बहाल करने के लिए प्रवेश किया। कुछ ही सप्ताहों में ऑस्ट्रिया सरकार गई और देश को जर्मनी के प्रांत ऑस्टमार्क के रूप में समाहित कर दिया गया। जर्मनी में शामिल होने के वोट में 99% जनसंख्या का दावा किया गया कि उन्होंने आंशलुस के इस कदम का समर्थन किया। बड़े जर्मनी की सुरक्षा के बाद हिटलर ने यूरोप के सभी जातीय जर्मनी और मुख्यतः सुडेटनलैंड के समर्थक के रूप में खुद को घोषित किया। जर्मनी में क्षेत्र को सम्मिलित करने की अपनी इरादा साफ करते हुए एक कूटनीतिक संकट उत्पन्न हुआ जब ऑस्ट्रिया की तरह सुडेटनलैंड नाजी पार्टी उठी और चेकोस्लोवाकिया से स्वायत्तता की मांग करने लगी। चेक गणराज्य ने सुडेटन जर्मनी से समझौता करने का प्रयास किया। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच संकट पर सहमति प्राप्त करने की बैठकों का आयोजन हुआ, जो म्यूनिख समझौते में परिणत हुई, जिसने जर्मनी को मुक्त हाथ दिया, परंतु कोई चेक प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। पहले हिटलर ने सुडेटनलैंड को ले लिया और फिर 1929 के जनवरी में उन्होंने अपने पहले सचमुच के खुले आक्रमण के रूप में चेकोस्लोवाकिया के बाकी हिस्से को आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। चेकोस्लोवाकिया के विजय ने शक्तिशाली सोवियत संघ की चिंताएं बढ़ा दी, जो पैरानॉयड जोसेफ स्टालिन की ग्रीवा में था। हिटलर ने माइन कैंपफ में लिखा कि 2 मोर्चों पर युद्ध कायसर की जर्मनी के हार का कारण था। इसलिए लंदन और पेरिस को पहले ही उत्तेजित करने के बावजूद उन्होंने मॉस्को के साथ सतर्कता बरती और सोवियत संघ के साथ कूटनीतिक प्रयास किया। 1929 के अगस्त में जर्मनी और सोवियत विदेश मंत्रियों ने मॉस्को में मिलकर पूर्वी यूरोप को 2 हिस्सों में विभाजित किया, प्रतिज्ञा करते हुए कि कोई भी दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सोवियत संघ की पोलैंड और फिनलैंड में हित थीं, इसलिए समझौतों का पालन करने में खुश था।
हालांकि नात्सी जर्मनी से विचारधारा का विरोधी था। बहुतों का मानना था कि यह सहयोग लंबे समय तक नहीं टिकेगा। फिर भी हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को स्टालिन को ध्यान में रखते हुए पोलैंड में अपनी सेनाओं को भेजने का आदेश दिया। पोलैंड के हमले ने यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की अंतिम सीमा निर्धारित की। विदेशी भूमि को कब्जा करने के अलावा कोई आक्रमण क्षमता नहीं थी, इसलिए संयुक्त शक्तियों ने हिटलर को चेतावनी दी कि अपनी सेनाएं वापस ले जाएं या युद्ध होगा। मांग को अस्वीकार कर दिया गया और 3 सितंबर को नेविल चैम्बरलेन ने ब्रिटेन लोगों से कहा कि वे जर्मनी के साथ युद्ध में थे। जर्मनी के कुछ सावधान सैन्य नेताओं ने हिटलर को चेतावनी दी कि देश अभी यूरोपीय मोर्चे के बड़े पैमाने पर सामने नहीं था। 1945 में जर्मनी की पुनर्संरचना योजनाओं ने खुद के विमान वाहक, बड़ी यू नौसेना और शक्तिशाली टैंक बल के साथ यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का युद्ध अनुमानित किया था। इसलिए सामरिक नेताओं ने अपनी ब्लिट्जक्रिग शैली की युद्ध रची। ब्लिट्जक्रिग यानी बिजली दुश्मन व्यूह को तोड़ने, सामरिक क्षेत्रों को अधिग्रहण करने और दुश्मन बलों को विभाजित करने के लिए टैंक और विमानों का व्यापक उपयोग करता है। इससे उन्हें नष्ट करना आसान होता है। सबसे अधिक इसका उद्देश्य एक लंबी युद्ध की तुलना में एक त्वरित विजय प्राप्त करना था, जिसे जर्मनी खर्च नहीं कर सकती थी। इसका पहली बार पोलैंड में उपयोग किया गया और पोलैंड सेना इस नई युद्ध विधि के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त साबित हुई। 1 महीने से कम समय में पोलैंड सेना को समाप्त कर दिया गया और जर्मनी सेना वेहरमाख्त ने पश्चिमी पोलैंड में अपने स्थान को मजबूत किया, जबकि सोवियत संघ ने 17 सितंबर को पूर्वी भाग पर हमला किया, जैसा कि स्टालिन और हिटलर ने सहमति दी थी। यह कुछ ऐसा था जिसे यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने जर्मनी पर केंद्रित होकर नजरअंदाज कर दिया था। 6 अक्टूबर 1939 में पोलैंड का स्वतंत्र देश होना समाप्त हुआ और वह नाजी जर्मनी और कम्युनिस्ट सोवियत संघ के बीच भूमि सीमा बन गया। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा जर्मनी पर युद्ध की घोषणा ने यूरोप में राजनीतिक झटके भेजे, लेकिन प्रतीत होता है कि उन्होंने अतिरिक्त कुछ नहीं किया। बेल्जियम, नीदरलैंड और नॉर्वे ने यूरोपीय आवाजों के कोरस में शामिल होकर खुद को लड़ाई में तटस्थ घोषित किया, लेकिन वास्तव में वहां बहुत कम लड़ाई हो रही थी। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस पोलैंड की सहायता में कम कर सकते थे और बजाय इसके वे हिटलर के पश्चिम की ओर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। यह फोनी युद्ध की शुरुआत थी, एक अवधि जहां दोनों पक्ष युद्ध में सामान्यतः वे सब कुछ कर रहे थे सिवाय सभी युद्ध के। फ्रांस ने अपनी सेना को सीमा पर तैनात किया, जबकि यूनाइटेड किंगडम ने ब्रिटेन एक्सपेडिशनरी फोर्स बेल्जियम फ्रैंक का गठन कर फ्रांस की सहायता हेतु उन्हें चैनल के पार भेजा, जैसा कि 1914 के युद्ध में किया गया था। समुद्र में जर्मनी यू-बोट्स और सतह रेडर्स ने असुरक्षित व्यापारी जहाजों को डुबा दिया, जबकि हवा में ब्रिटेन विमानों ने जर्मनी शिपिंग पर हमले किए या रूर क्षेत्र में पत्रक पटकने का कार्य किया। 9 सितंबर को राफ व्हिटले बॉम्बर्स पत्रक ड्रॉपिंग मिशन के दौरान बेल्जियम वायुमंडल में भटक गई। बेल्जियम योद्धाओं ने इन पर हमला किया, एक को नीचे उतारने के लिए मजबूर किया, लेकिन 2 विमान ब्रिटेन रक्षात्मक आग के चलते खो गए। हालांकि दक्षिणी अटलांटिक में एक नाटक खुलने वाला था जो एक नौसेना की कथा बन जाएगा। जर्मनी पॉकेट युद्धपोत गैफ्स्पी ब्रिटेन व्यापारी जहाजों पर हमला करके कर्मियों को पकड़ और डुबो रहा था। कर्मियों को गैफ्स्पी का समर्थन जहाज ऑल्टमार्क जर्मनी वापसी के लिए रखा गया। 3 ब्रिटेन क्रूजरों ने जर्मनी जहाज से युद्ध किया। बहुत गोलीबारी के बावजूद उन्होंने जर्मनी युद्धपोत को इतनी क्षति पहुंचाई कि उसे बंदरगाह में मरम्मत के लिए जाना पड़ा। वहां रहते समय ब्रिटेन ने स्थानीय मीडिया में खबर फैलाई कि बड़ी ब्रिटेन आर्माडा युद्धपोत बंदरगाह छोड़ने पर उसे नष्ट करने के लिए तैयार हो रही है। जर्मनी कप्तान ने स्थिति को निराशाजनक पाकर अपने शक्तिशाली युद्धपोत को डुबो दिया। वास्तव में कोई आर्माडा नहीं था, लेकिन धोखा का मतलब था कि संभवतः हजारों सैलरों की जान बच गई थी। कुछ सप्ताह बाद ब्रिटेन विशेष बलों ने ऑल्टमार्क पर छापा मारा और कई पकड़े गए व्यापारी दलों को बचाया। सभी जानते थे कि नकली युद्ध हमेशा नहीं चल सकता और जल्द ही हिटलर फ्रांस की ओर पश्चिम में हमला करेगा। इस बीच यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने तटस्थ देश नॉर्वे में अभियान शुरू करने का निर्णय लिया, जो जर्मनी को स्वीडन के माध्यम से महत्वपूर्ण लोहे का अयस्क देता था। सहयोगी देशों ने हिटलर को अप्रैल 9 को नॉर्वे के बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए सेना भेजने पर उकसाने के लिए खनन किया, जहां से जर्मनी जहाज चलते थे।
उसी समय हिटलर की सेनाओं ने डेनमार्क पर हमला किया और उस देश को 6 घंटे से कम समय में कब्जा कर लिया। नॉर्वे में युद्ध 10 जून तक चला, जिसके बाद फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने उसे अपनी भाग्य के हवाले कर दिया। इससे भविष्य में देखने योग्य ब्रिटेन लोकतंत्र को प्रभावी रूप से स्थगित कर दिया गया। उन्होंने ब्रिटेनों से साफ कहा कि वे केवल रक्त, परिश्रम, आंसू और पसीना ही दे सकते हैं। चैनल के पार फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ दशक से अधिक समय से महान युद्ध की तैयारी की, मैगिनोट लाइन का निर्माण करके, जो जर्मनी की सीमा के साथ कठोर किला की श्रृंखला थी। इसे विश्व युद्ध आय की स्थिरता को याद दिलाने के लिए विश्वसनीयता के साथ डिजाइन और निर्माण किया गया था, परंतु यह मूलतः दोषयुक्त था। यह केवल बेल्जियम की सीमा तक उतर गया और लोकप्रिय मान्यता के बावजूद यह सतत किला नहीं था। इसमें कई अंतराल थे जहां प्राकृतिक बाधाएं जैसे वन और पहाड़ सुरक्षा देने की अपेक्षा थी। इसने बहुत सारे पुरुषों और संसाधनों का प्रयोग किया, जिससे कुछ लोगों की चिंता बढ़ी कि फ्रांसीसी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी अंडे एक ही टोकरी में डाल रहे थे। हिटलर ने स्थिति को देखा और तुरंत समझ गए कि क्या करना होगा। वह बस बेल्जियम और नीदरलैंड के माध्यम से पूरी तरह से इसे छोड़ने वाले थे। 1914 में अगर यह उसके उद्देश्य की सेवा करता तो वह कैसर की तरह बेल्जियम या किसी और की तटस्थता की घोषणा के प्रति कम रुचि दिखाता। 10 मई 1940 को जर्मनी ने पश्चिमी देशों पर हमला किया। बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड को तत्काल ओवररन करके फ्रांस की ओर बढ़ गया। मैगिनोट लाइन के द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां युद्ध को पड़ोसी देशों में बढ़ाने और हिटलर को यूरोप का अधिक हिस्सा देने में योगदान दी। जर्मनी ने अपनी टैंक और वायुसेना का उपयोग करके फ्रांस पर हमला किया, फिर भी उनकी संख्या कागज पर कम थी। 1940 में जर्मनी के टैंक सेनाएं तकनीकी रूप से सहयोगियों से हीन होने के बावजूद जर्मनी की युद्ध नीतियां श्रेष्ठ थीं। हवा में ब्रिटेन और फ्रेंच को जर्मनी मेसरश्मिट BF 109 फाइटर द्वारा भारी रूप से बाहरी वर्ग में पाया गया और भारी क्षति उठाई, लेकिन फ्रांस के लिए युद्ध के दौरान एक और जर्मनी विमान को बदनामी मिलेगी। 78 स्टुका एक प्रसिद्ध डाइव बॉम्बर था जो टैंकों और पुलों पर असाधारण सटीकता और शक्ति के साथ हमला कर सकता था, जमीनी इकाइयों में आतंक डालता था। विमान को बाद में एक सायरन से सुसज्जित किया जाएगा जो डाइव में प्रवेश करने पर भयानक चीख उत्पन्न करेगा। यह सैनिकों को डराने के लिए मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में कार्य करेगा। जर्मनी सफलता की गति और मैगिनोट लाइन की विफलता ने हिटलर की सेनाओं के खिलाफ फ्रांसीसी मनोबल को गहरी चोट पहुंचाई। फ्रांसीसी और ब्रिटेन सेना के उत्साहपूर्ण प्रतिरोध के बावजूद पराजयवाद ने उन्हें जल्दी ही ओवरवेल्म कर दिया। जब फ्रांस का पतन निश्चित हुआ तो यूनाइटेड किंगडम ने BF को मुख्य भूमि पर वापस खदान करने की योजनाएं तैयार कीं, ताकि वे अब निश्चित रूप से होने वाले हमले से यूनाइटेड किंगडम की रक्षा कर सकें। ऑपरेशन डायनामो एक बड़ा संगठन था जिसमें मछली पकड़ने वाली नावें, आनंद नावें और अन्य नावें इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी तट पर इकट्ठा की गई थीं। ये नावें चैनल को पार करके डंकर्क जा रही थीं, जहां BF, फ्रांस और बेल्जियम की बची हुई सेनाओं के तत्व जमा हो रहे थे। इस छोटे फ्रांसीसी तटीय क्षेत्र में डंकर्क में ब्रिटेन और फ्रांसीसी सैनिकों को जर्मनी सैनिकों ने घेर लिया था और वे बचाव, कब्जा या मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। हिटलर अपने सैनिकों से एक बार और सभी को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन जर्मनी लुफ्तवाफे के प्रमुख हरमन गोरिंग ने उन्हें यह मानने में सफल किया कि उनकी वायुसेना, जो अब तक अवरोधनीय रही, समुद्र तट पर कम हानि के साथ उन्हें तोड़ सकती है। गोरिंग आशा कर रहे थे कि इससे वे हिटलर की नाजी उच्च कमांड के कुछ साथियों की तुलना में अनुकूलता प्राप्त करेंगे। निकासी 27 मई 1940 को शुरू हुई, जब छोटी नौकाएं बीच पर उतरीं ताकि वे पुरुषों को ब्रिटेन युद्धपोतों के पास ले जा सकें। जर्मनी लुफ्तवाफे ने एक क्रूर वायु बमबारी शुरू की और ब्रिटेन पर दर्दनाक हानि पहुंचाई। हालांकि युद्ध में पहली बार लुफ्तवाफे की प्रभुता को अंततः चुनौती दी गई, क्योंकि डंकर्क यूनाइटेड किंगडम से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों की पहुंच में था। इस प्रकार समुद्र और आकाश एक क्रूर हत्या क्षेत्र बन गए, जब तक कि निकासी 4 जून को लगभग एक सप्ताह बाद समाप्त नहीं हुई, जिस समय तक 3,38,000 पुरुषों को बचाया गया था।
निकासी को यूनाइटेड किंगडम की जीत मानी गई, लेकिन शक्ति के कार्यालयों में रहने वालों को असलियत पता थी। फ्रांस में हार ने सिर्फ संपर्क में छोटी ब्रिटेन सेना को 67,000 पुरुषों की कीमत चुकाई, बल्कि उन्हें बड़ी मात्रा में सामग्री की कीमत चुकाई, जैसे कि तोपखाना, टैंक और अन्य विभिन्न वाहन जो जर्मनी आक्रमण को रोकने में महत्वपूर्ण होते। चर्चिल ने डंकर्क के बाद अत्यधिक आशावाद के खिलाफ सचेत किया, युद्ध निकासी से नहीं जीते जाते। निकासी के बाद इतिहास ने अनदेखा किया जब ब्रिटेन जहाज आरएमएस लैंकास्ट्रिया सेंट नजर फ्रांस के बंदरगाह से भागने की कोशिश कर रहा था। इसने लाइन ऑपरेशन एरियल में भाग लिया था, जिसका लक्ष्य फ्रांस से ब्रिटेन नागरिकों को निकासी करना था। जब 17 जून को इसे जर्मनी विमानों ने बमबारी किया, यह नहीं पता कि कितने पुरुष, महिलाएं और बच्चे बोर्ड पर थे, क्योंकि निकासी की अराजकता में लोग हर उपलब्ध स्थान में ठूंस दिए गए थे। लेकिन अनुमान लगाया गया है कि 3,000 से 6,000 लोग मारे गए, जिसने इसे ब्रिटेन इतिहास की सबसे बुरी समुद्री आपदा बना दिया। इसे दृष्टिगत में रखने के लिए सबसे संवेदनशील अनुमान टाइटैनिक की तुलना में मृत्यु दर को दोगुना मानते हैं। राष्ट्रीय मनोबल को क्षति से बचाने के लिए आपदा को गुप्त कर दिया गया था। 10 जून 1940 को मुसोलिनी ने नाजी जर्मनी का समर्थन करते हुए यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस पर युद्ध की घोषणा की, जिसमें इटली की सेनाओं का फ्रांस के खिलाफ केवल प्रतीकात्मक योगदान था। 25 जून 1940 को मात्र 46 दिनों की लड़ाई के बाद हिटलर की सेनाओं ने फ्रांस को हराकर और कब्जा करके वही काम कर दिखाया जो कायसर 4 साल में नहीं कर सके। हिटलर ने अपमान बढ़ाने के लिए 1919 के वर्साय संधि के रेलवे डिब्बे को ढूंढ निकाला और फ्रांसीसियों के समर्पण की चर्चा के लिए उसे इस्तेमाल किया। फ्रांस ने समर्पण किया, पर यह पूरी तरह से जर्मनी ने नहीं कब्जा। देश को 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र जर्मनी ने कब्जा किया, जबकि दक्षिण पूर्वी भाग विची फ्रांस सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया, जो वास्तव में जर्मनी कठपुतली थी और उसे पहली विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाए गए शर्तों के अनुसार रहना पड़ा। युद्ध के दौरान उनका सबसे विवादित कार्य था जब उन्होंने 3 जुलाई को रॉयल नेवी को फ्रांसीसी युद्धपोतों से समर्पण की मांग करने के लिए आदेश दिया। जब उन्होंने मना किया तो रॉयल नेवी ने उन्हें गोलीबारी की, जिससे 1299 फ्रांसीसी नाविक मरे और 8 जहाज डूब गए। फ्रांस को दबाने के बाद हिटलर अब यूनाइटेड किंगडम के साथ अगले कदम के बारे में चिंतित थे। यूनाइटेड किंगडम का नष्ट करना उनके लिए फायदेमंद नहीं था, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका को उनकी साम्राज्य मिलेगी, जो पोलैंड के बाद उनका शत्रु बन रहा था। फ्रांस के पतन के बाद यूनाइटेड किंगडम का समय समाप्त होने पर विश्वास करते हुए उन्होंने शांति के लिए अनुरोध किया, लेकिन चर्चिल ने इसे ठुकरा दिया, जबकि उन्हें यह झांक था कि 1940 में जर्मनी आक्रमण को रोकने की यूनाइटेड किंगडम की संभावनाएं अत्यधिक कम थी। इसलिए हिटलर ने अपने जनरलों को यूनाइटेड किंगडम पर ऑपरेशन सी लाइन के हमले की योजना बनाने का आदेश दिया। समय समय पर जर्मनी ने मुसोलिनी की इटली और जापान के प्रतिनिधियों से मिलकर एक गठजोड़ बनाने के लिए वार्ता शुरू की, जिसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका से सामना करना था। इसका परिणाम स्वरूप त्रिपक्षीय संधि में हुआ, जिसे 27 सितंबर 1940 को हस्ताक्षरित किया गया, और इसने ऐतिहासिक रूप से अक्ष बलों के जन्म को देखा। जिसके बाद मुसोलिनी ने पहले एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया बर्लिन और रोमन के बीच के अक्ष पर घूमेगी, और अब बिल्कुल सही, टोक्यो। जर्मनी की पिछली सैन्य यात्राओं के विपरीत यूनाइटेड किंगडम के आक्रमण में अंग्रेजी चैनल एक गंभीर बाधा थी। हिटलर की सैन्य नेतृत्व ने सहमत हो गई कि चैनल को केवल गर्मियों में पार किया जा सकता है, क्योंकि शरद और शीत ऋतु में मौसम अनुकूल नहीं होता। फिर भी पहले उसे यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स को नष्ट करना होगा, नहीं तो उनकी सेना ब्रिटेन के लिए आसान लक्ष्य होगी जब वे आक्रमण बार्जेस में होंगे। जर्मनी के हमले की तैयारियों के साथ साथ चर्चिल ने देश को सुनिश्चित किया कि वे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। डिक्लासिफाइड दस्तावेज बताते हैं कि वह हिटलर की सेनाओं को वापस करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में उतरने की कितनी दूर तक योजना बना चुके थे। उन्होंने ब्रिटेन सेनाओं को देश में जर्मनी उतरने के क्षेत्र पर रासायनिक हथियारों का उपयोग करने का आदेश दिया। कहते हैं कि हमारा देश है और हम इसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने फ्रांस के युद्ध में ब्रिटेन बम्बरों द्वारा जर्मनी पर गिराए गए गैस का उपयोग करने की योजना बनाई थी, पर उनके वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने उन्हें बताया कि जर्मनी ब्रिटेन लक्ष्यों पर
गैस के अधिक स्तर पहुंचा सकती थी। इसलिए दोनों पक्षों ने सहमति बनाई कि वे सिर्फ तब गैस का उपयोग करेंगे जब दूसरा करे। 10 जुलाई 1940 को जर्मनी लुफ्तवाफे ने रॉयल एयरफोर्स पर हमला किया। यह यूनाइटेड किंगडम में युद्ध की शुरुआत और पोलैंड पश्चिमी यूरोप की तेज विफलता के बावजूद जर्मनी का आत्मविश्वास अब भी अधिक था। हालांकि यूरोप की लड़ाई के अनेक हिस्सों के बजाय लुफ्तवाफे को अब रॉयल एयरफोर्स के फाइटर कमांड के एक संगठित और एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क से निपटना पड़ा, जिसका नेतृत्व सर ह्यू डॉडिंग कर रहे थे। उनके पास उस समय दुनिया के 2 सर्वश्रेष्ठ योद्धा विमान थे, नामतः हॉकर हरिकेन और अधिक उन्नत सुपरमरीन स्पिटफायर। ब्रिटेन, कॉमनवेल्थ, फ्रांसीसी, नीदरलैंड, पोलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका पायलटों के आगमन से फाइटर कमांड की पंक्तियां बढ़ गई थीं, जो स्वयंसेवी रूप से लड़ने आए थे, और कई ने युद्ध के दौरान अपने देशों के लिए अनुभव प्राप्त किया था। आने वाले सप्ताहों में रॉयल एयरफोर्स को जर्मनी विमानों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए वे पीड़ित हो रहे थे, क्योंकि लुफ्तवाफे ने उनके हवाई अड्डों को विस्फोटित करके सहायता संरचना को नष्ट किया था। 13 अगस्त 1940 को इतने सारे जर्मनी विमान ने यूनाइटेड किंगडम पर हमला किया कि चर्चिल को चेतावनी दी गई कि आक्रमण अंततः शुरू हो गया था। लेकिन बहुत सारे क्षति होने के बावजूद रॉयल एयरफोर्स जर्मनी के खिलाफ बना हुआ था, जिनके साथ कभी कभी इटली विमानों की दस्ते शामिल होते थे। सितंबर तक फाइटर कमांड पुरुषों और मशीनों की कमी के कारण सबसे कमजोर था। फिर भी देश का उद्योग अब पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार था। ब्रिटेन फाइटर उत्पादन ने हानियों को पार कर दिया और नए पायलट लड़ाई में शामिल हुए। हवाई अड्डों को हुए नुकसान से ज्यादा समस्या हो रही थी। दूसरी तरफ हिटलर को नहीं पता था कि रॉयल एयरफोर्स पुनः मजबूत हो रहा था। गोरिंग ने बताया कि उन्हें विमानों को उड़ाने में कठिनाई हो रही थी, जो ब्रिटेन हवाई अड्डों पर दबाव हटाने में सहायक होगा। 24 अगस्त 1940 को जर्मनी बम्बरों ने अनजाने में लंदन पर हमला किया। चर्चिल को शायद समझ था कि यह गलती थी, लेकिन वे अपने बम्बरों को बर्लिन भेजने का बहाना बनाने के लिए इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। बर्लिन पर हमले ने हिटलर को बहुत गुस्सा दिलाया, जिसने अपने बम्बरों को हवाई अड्डों से ध्यान हटाकर लंदन और अन्य ब्रिटेन शहरों को तबाह करने का आदेश दिया। उनका मानना था कि आतंकी हमलों से यूनाइटेड किंगडम का मनोबल ध्वस्त हो जाएगा, चर्चिल को समर्पण करने पर मजबूर करेगा, जिससे सशस्त्र हमला अनावश्यक हो जाएगा। यह हिटलर की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। हमले के बाद फाइटर कमांड ने खुद को पुनर्निर्माण और पुनर्गठन किया। हिटलर ने अपनी गलती का एहसास तब किया जब गर्मियां समाप्त हो रही थीं, मौसम बिगड़ रहा था। रॉयल एयरफोर्स फाइटर कमांड अभी भी प्रबल खतरा था और देश की रक्षा को इतना बढ़ा दिया गया था कि वहां आक्रमण असंभव था। जबकि जर्मनी ने सफलतापूर्वक ब्रिटेन चैनल द्वीप समूह को कब्जा किया था, यूनाइटेड किंगडम खुद को बचा लिया था और इस प्रकार पश्चिमी दृष्टिकोण से हिटलर की अंतिम पराजय के बीज बो दिए थे। जैसा कि पहली विश्व युद्ध में हुआ था, यूरोप में युद्ध के प्रकोप ने फिर से लड़ाई को उन क्षेत्रों में बढ़ा दिया जिनका नियंत्रण यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियां दुनिया के अन्य स्थलों पर रखती थीं। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा अफ्रीका के क्षेत्रों पर अधिकार इटली के मुसोलिनी को ईर्ष्या से भर देता था। जब इटली ने यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस पर जर्मनी का समर्थन करते हुए युद्ध की घोषणा की, तो उन्हें इटली की संपत्तियों जैसे इथियोपिया, सोमालीलैंड और विशेष रूप से लीबिया, जो ब्रिटेन इजिप्ट के साथ सीमा साझा करते थे, का आक्रमण करने का अवसर मिला। इजिप्ट ब्रिटेन के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वह स्वेज नहर के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम को हांगकांग और भारत जैसी दूरस्थ संपत्तियों से जोड़ता था, साथ ही तेल युक्त मध्य पूर्व के साथ, जिसकी दोनों पक्षों को जरूरत थी। 13 सितंबर 1940 को इटालियन सेनाओं ने इजिप्ट में आक्रमण शुरू किया। जबकि यूनाइटेड किंगडम खुद एक आक्रमण के लिए तैयार हो रही थी, वहां स्थित ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ सेनाओं के छोटे दल को न्यायसंगत रूप से श्रेष्ठ इटालियनों के खिलाफ बड़े सीमा की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया गया था। पहले इटालियनों ने प्रगति की और अंततः सीदी बरानी के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे को कब्जा किया। हालांकि हिटलर को यूनाइटेड किंगडम के आक्रमण को रद्द करने के लिए मजबूर किया गया। ताजा सैनिक और उपकरण लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड ओ कॉनर की कमान में उत्तरी अफ्रीका के लिए संगठित होने लगे। हालांकि पहले उन्हें उत्तरी अटलांटिक और मध्य सागर में खतरनाक समुद्री यात्रा करनी होगी, जहां इटालियन नौसेना अभी भी प्रमुख बल थी। बहुतायत मौजूद होने पर भी
ब्रिटेन ने बंद तारंतो पोर्ट पर इटालियन नौसेना पर पुराने फेरी स्वॉर्डफिश बीप्लेन बॉम्बर के साथ हमले की साहसिक योजना बनाई। 1940 के नवंबर में 11 और 12 की रात HMS इलस्ट्रियस से स्वॉर्डफिश बॉम्बर उड़ान भरे और इटालियनों को अचरज में डाल दिया। हमले ने इटालियन राजधानी जहाजों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया, जिससे उन्हें युद्ध से कई महीनों तक बाहर रखा गया था और उत्तरी अफ्रीका के लिए इटली की आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित किया। दुर्भाग्यवश ब्रिटेन को अभी भी वायु और पनडुब्बी हमलों का सामना करना पड़ा। 1940 के अंत में इटालियन सेनाओं को इजिप्ट से निकालने का कार्य बहुत विशाल लग रहा था और फिर भी नवागत ब्रिटेन सेनाओं ने बस वही कर दिखाया। उन्होंने सिदी बरानी को फिर से कब्जा किया और 1941 की 3 जनवरी तक वे पहले से ही लीबिया में आगे बढ़ रहे थे। 2 महीनों में केवल 2 डिवीजनों से मिलकर बनी एक ब्रिटेन बल ने 500 मील आगे बढ़ाई, 10 इटालियन डिवीजनों को नष्ट किया और 1,30,000 बंदियों को पकड़ा, साथ ही 1,000 से अधिक टैंक और तोपों को कब्जा किया। इटली से संचालित जर्मनी लुफ्तवाफे ने इटालियन ऑपरेशन का समर्थन शुरू किया, पर जमीन पर ब्रिटेन बलों ने 22 जनवरी को इटालियनों के खिलाफ तोब्रुक को कब्जा किया। इटालियन पराजय की पुष्टि करते हुए चर्चिल ने जर्मनी और इटालियन हमले से ग्रीस और फॉकलैंड द्वीप समूह की सहायता करने की योजनाओं की शुरुआत की। हालांकि जर्मनी ने अपनी 2 डिवीजनों को उत्तरी अफ्रीका में इटालियन बलों की सहायता के लिए एर्विन रोमनेल की कमान में दक्षिण अफ्रीका के गठन के लिए भेजने का फैसला किया। 1941 में रोमनेल बहुसंख्यक जनरलों से बेहतर टैंक युद्ध और युद्ध नीति के प्रतिभाशाली नेता थे। उत्तरी अफ्रीका के मैदान टैंक युद्ध के लिए आदर्श थे और रोमनेल का प्रभाव लगभग तुरंत महसूस हुआ। 2-4 मार्च को रोमनेल ने हमला करके लीबिया के पूर्व में धकेल दिया इजिप्ट की ओर। उनकी तोब्रुक को पुनर्प्राप्त करने में असफलता हुई और वहां ब्रिटेन गैरिसन पर उन्होंने अचानक 240 दिनों तक जो घेरा डाला, वह एक्सिस बलों के लिए समस्या बनता रहा और संसाधनों को बांधता रहा। 14 अप्रैल को ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ बलों को सीमा पर खदेड़ा गया। जनरल ओकॉनर और उनके उत्तराधिकारी जनरल नेहम जर्मनी द्वारा कैद कर लिए गए। फिर भी आपूर्ति समस्याओं से जूझती रोमनेल की सेनाओं को हिटलर का डर था कि ब्रिटेन उनका फायदा उठा सकते हैं। ईंधन की कमी ने जर्मनी को ब्रिटेन से इसे चुराने पर मजबूर कर दिया, बजाय उनके स्टॉक्स को हवाई हमलों से नष्ट करने के। मई में रोमनेल को अपनी सेनाओं को पुनः आपूर्ति करने पर आगे बढ़ने से रोका गया। जनरल वेवेल की अगुवाई में ब्रिटेनों ने जून में प्रतीक्षा की रोमनेल की आपूर्तियों को रोकने और उसे समर्पण करने की आशा में, परंतु रोमनेल ने उन्हें परास्त कर दिया और हमला असफल रहा। वर्षों के बीतने के साथ ब्रिटेन डेजर्ट फॉक्स के उपनाम वाले रोमनेल को मारने के लिए उत्साहित हुए और उन्होंने एक कमांडो छापा भी भेजा, जो असफल रहा। अगले कुछ महीनों में युद्ध की रेखाएं बदलती रहीं, रोमनेल की आपूर्ति समस्याएं बढ़ीं और हिटलर के अन्य मोर्चों पर ध्यान देने से स्थिति और भी खराब हुई। इस समय के दौरान ब्रिटेन बल खुद को इराक के खिलाफ एक अनपेक्षित तिमाही में भी लगे पाए। मध्य पूर्व में ब्रिटेन अधिकार के बाद इराक ने 1930 में स्वतंत्रता प्राप्त की, पर यूनाइटेड किंगडम के साथ संबंध बनाए रखे और युद्ध के प्रकोप पर जर्मनी के साथ संबंध तोड़ दिए। ब्रिटेन विमान और सैनिक अभी भी देश में ब्रिटेन हितों जैसे क्षेत्रीय तेल भंडार की सुरक्षा के लिए मौजूद थे। 1941 के अप्रैल में जर्मनी ने सरकार के खिलाफ विप्लव का समर्थन किया, जिससे देश के नए नेताओं और ब्रिटेन साम्राज्य बलों में छोटा संघर्ष हुआ। ब्रिटेन बलों को अंततः सफलता मिली, फिर भी एक्सिस के समर्थन के वादे के बावजूद, जैसे कि जर्मनी विमान जो इराकी चिन्हों में उड़े। 1940 में हिटलर ने ऑपरेशन सी लायन रद्द कराने पर जर्मनी ने माना कि यूनाइटेड किंगडम पर हमला करने का समय समाप्त हो चुका है और अब और हमला करना असंभव है। हिटलर ने बनते हुए यूनाइटेड किंगडम दुर्ग को घेरने के लिए मध्ययुगीन युद्ध की तकनीक घेराबंदी अपनाई। हिटलर जानते थे कि यूनाइटेड किंगडम अपनी साम्राज्य और उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाली युद्ध सामग्री और भोजन पर बहुत निर्भर है। इसलिए उन्होंने अपनी नौसेना क्रिग्समरिन को इस महत्वपूर्ण आपूर्ति को काटने का कार्य सौंपा। 1940 में रॉयल नेवी विश्व की सबसे शक्तिशाली सतह नौसेना थी। यद्यपि जर्मनी के पास बिस्मार्क जैसे उन्नत युद्धपोत थे,
फिर भी विश्व युद्ध आए में वे रॉयल नेवी से सामना करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। इस प्रकार बिस्मार्क के ब्रिटेन बैटल क्रूजर HMS हुड को 24 मई 1941 को डुबोने की सफलता के बावजूद जर्मनी की सतह नौसेनाएं समुद्री युद्ध में एक साइड नोट थीं, विशेष रूप से हिटलर की रुचि कम होने पर। इसलिए जर्मनी नेवी ने यूनाइटेड किंगडम को घेरने के लिए यू बोट्स का उपयोग करते हुए वापस लौट गई। कैसर के यू बोट्स ने दिखाया कि यूनाइटेड किंगडम कितना संवेदनशील है इस प्रकार के हथियार के प्रति, लेकिन लगता है यूनाइटेड किंगडम ने इंटरवार वर्षों में इसे कम समझा। यू बोट्स के खिलाफ रणनीतियां कम बदली थीं और नई तकनीकें जैसे प्रारंभिक सोनार अभी तक नौसेना में आम नहीं हुई। यह मतलब है कि एक यू बोट को खोजने का मुख्य तरीका सतह पर देखना था, जब इसे बैटरी चार्ज करते समय या पेरिस्कोप का उपयोग करते हुए देखा जा सकता था। विमान उपयुक्त मंच माने जाते थे, लेकिन युद्ध की शुरुआत में रॉयल एयर फोर्स की कोस्टल कमांड सुसज्जित उपकरणों से थी जो अपर्याप्त थे। उनमें रेंज और हथियारों की कमी थी और उन्हें वायु दल के कर्मियों पर निर्भर करना पड़ रहा था डिटेक्शन के लिए। रॉयल नेवी ने व्यापारी जहाजों का संरक्षण करने और यूनाइटेड किंगडम की मछली पकड़ने की नौकाओं से ट्रॉलर्स को यू बोट्स खोज के लिए शस्त्रित करने का काम शुरू किया। फिर भी यू बोट्स ने यूनाइटेड किंगडम पर बड़े नुकसान किए, जबकि उन्हें समुद्र में नष्ट करने की कोशिशों में मिश्रित सफलता मिली, जैसे रॉयल एयर फोर्स बॉम्बर कमांड के फ्रांस और नॉर्वे में यू बोट यार्ड्स को नष्ट करने की कोशिश। चर्चिल युद्ध के समय यू बोट्स से वास्तव में डरते थे, ये बाद में मानते थे। यू बोट्स को काफिलों का पता लगाने में सहायता चाहिए थी, इसलिए लुफ्तवाफे ने दीर्घ दूरी के कॉन्डोर पेट्रोल विमान का उपयोग करके यू बोट हमलों को संगठित किया। यूनाइटेड किंगडम ने इन विमानों को नष्ट करने के उपायों की खोज शुरू की। रॉयल नेवी में प्रारंभिक वर्षों में काफिले की सुरक्षा के लिए पर्याप्त विमानवाहक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कैटापल्ट व्यापारी या कैम जहाज का आविष्कार किया। ये व्यापारी जहाज थे जिनमें कैटापल्ट लगा होता था, जिसका उपयोग हॉकर हर्रिकेन या फेरी फुलमार लड़ाकू विमान को उड़ान भरने में होता था जब कॉन्डोर्स दिखाई देते थे। यह एक एकतरफा मिशन था जहां विमान को छोड़ना पड़ता था। पायलटों की उम्मीद थी कि उन्हें एक गुजरते हुए जहाज द्वारा उठाया जाएगा, जिसने इसे युद्ध के सबसे खतरनाक कामों में से एक बना दिया। यू बोट्स से निपटने की जल्दी ने तकनीकी विकास को तेज किया, खासकर रडार क्षेत्र में। यू बोट्स को अपनी बैटरियों को चार्ज करने के लिए सतह पर जाना पड़ता था, जिसे वे रात में सुरक्षा के लिए करते थे। रडार का उपयोग पहले रात्रि बम्बर हमलों के खिलाफ किया गया था, अब इसका परीक्षण यू बोट्स के खिलाफ किया जा रहा है। 1941 के 22 दिसंबर को एक रॉयल नेवी विमान ने एक यू बोट को अंधेरे में सतह पर डुबा दिया था। वहां से यू बोट्स को कभी भी कहीं भी हमला किया जा सकता था। नए और दूरी तक जाने वाले रडार से सुसज्जित विमानों के जोड़ने से यू बोट्स की स्थिति और खराब हुई, उन्हें छिपने के लिए कम सुरक्षित स्थान बचे। मुसोलिनी की इटली ने समय समय पर उत्तरी अफ्रीकी गणराज्य अभियान शुरू किया और उनकी सेनाओं ने ग्रीस के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया। मुसोलिनी खुद को हिटलर के बराबर स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वे यूरोप में उसके बाद दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने ग्रीस को आसान लक्ष्य मानकर देश के फासिस्ट तानाशाह योनिस मेटाक्सास पर दबाव डालना शुरू किया। 15 अगस्त 1940 में एक इटली पनडुब्बी ने ग्रीसी युद्धपोत एली को डुबोया। 28 अक्टूबर 1940 को इटली सेनाओं ने हमला किया, लेकिन उत्तरी अफ्रीका की तरह उन्हें पीछे हटना पड़ा, फिर भी जब उनके पक्ष में बातें लग रही थीं। इटली हमले ने ग्रीस को यूनाइटेड किंगडम के निकट ले गया, जो पश्चिमी यूरोप के पतन के बाद सहयोगियों के लिए परेशानी थी। हिटलर की ग्रीस में रुचि बढ़ने पर उन्होंने अपने सामान्य स्टाफ से अपनी सेनाओं के लिए योजनाएं तैयार करने के आदेश दिए, जिससे वे इटलियों की मदद कर सकें। जर्मनी का ग्रीस के साथ कोई भूमि सीमा नहीं थी, यह यूगोस्लाविया और बुल्गारिया द्वारा रोक दिया गया था। हिटलर ने अपनी सेनाओं को पार करने के लिए दोनों देशों से सहयोग मांगा। बुल्गारिया ने सहमति दी और यूगोस्लाविया ने भी। दोनों ने एक्सिस बलों में शामिल हो गए, लेकिन पिछले जनमत में जर्मनी विरोधी भावना ने सरकार के खिलाफ तख्ता पलट करवा दिया और हर गठबंधन को खंडन कर दिया। नाराज हिटलर ने आदेश दिया कि 6 अप्रैल 1941 को उनकी सेनाएं बुल्गारिया से ग्रीस के साथ साथ यूगोस्लाविया में भी घुसपैठ करेंगी। यूगोस्लाविया को 2.5 सप्ताह में ही कठोर प्रतिरोध के बावजूद ओवररन कर दिया गया। 2 सप्ताह बाद जर्मनी और इटली संयुक्त बल के सामने ग्रीस लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया।
ब्रिटेन आक्रमणकारियों को रोकने में असफल रहे और क्रीट द्वीप पर ग्रीस सेनाओं के साथ हट गए। हिटलर ने ग्रीस मुख्य भूमि की स्थिति सुदृढ़ करते हुए 20 मई को क्रीट पर हमले का आदेश दिया, जो जर्मनी पैराट्रूपर्स के बड़े हमले के साथ शुरू हुआ। लगभग 2 सप्ताह की कठिनाई के बाद द्वीप हार गया। ब्रिटेन और वॉशिंगटन के निरीक्षकों ने खिलाफ शुरू किए गए पैराट्रूप आक्रमण की प्रभावशीलता से प्रभावित होने के बावजूद हिटलर ने अपनी सेनाओं की लागत की चिंता में बड़े पैमाने पर हवाई आक्रमण का आदेश नहीं दिया। 1941 के मध्य तक नात्सी जर्मनी की सेना अवरोधनीय बन गई और हिटलर ने फ्रांस और ग्रीस में ब्रिटेन को हराने और रोमन मेल के साथ उत्तरी अफ्रीका में उन्हें वापस धकेलने के बाद सोवियत संघ के विनाश के लिए तैयारी करने का निर्णय लिया। हिटलर ने सोवियत संघ को साम्यवाद के अंत का साधन तथा अपनी 1000 वर्षीय राइच को पोषित करने का माध्यम माना, जिसमें विशाल कृषि भूमि और महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और धातुओं का योगदान शामिल था। जर्मनी के जनरलों ने फ्यूरर को सोवियत संघ पर हमले के खिलाफ आगाह किया जब तक मॉस्को पहला प्रहार नहीं करता। यूनाइटेड किंगडम ने खुद को अजित रखा और अब उसने अपने बमबारी विमानों को यूरोप के जर्मनी उद्योग पर हमला करने के लिए भेज दिया। साथ ही अफ्रीका में ब्रिटेन और ब्रिटेन संघ की सेनाओं को पराजित करने का काम हिटलर को सोवियत संघ से लड़ने के लिए संसाधनों की आवश्यकता थी। उन्होंने मान्य किया कि अफ्रीका में ब्रिटेन प्रतिरोध को दूर करने और मध्य पूर्व के ब्रिटेन अधिग्रहणों को कब्जा करने से वे तेल प्राप्त करेंगे, जिससे यूनाइटेड किंगडम की आपूर्तियां बाधित होंगी और यह लंदन के समर्पण में सहायता करेगा। हालांकि हिटलर अधीर थे। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों की लड़ाई के बाद जर्मनी लोग रूसी संघ के खिलाफ युद्ध की जिम्मेदारी नहीं होगी। उन्होंने माना कि 1929 के शीत युद्ध में फिनलैंड के खिलाफ सोवियत सेना की खराब प्रदर्शन के बाद वह अयोग्य थी। अगर वह रुकता तो सोवियत नेतृत्व अपनी गलतियों से सबक लेता और एक अधिक प्रमाणिक खतरा बनता। हिटलर कहते थे, हमें केवल सामने का दरवाजा लात मारना है और पूरी सड़ी हुई रूसी संघ इमारत गिर जाएगी। उन्होंने जनरलों की उपेक्षा की और सोवियत संघ पर हमला करने के निर्देश दिए। ऑपरेशन बारबरोसा में जर्मनी ने सैन्य शक्ति समर्पित की, जिसमें रोमनानियाई फिनिश और हंगरी इकाइयां शामिल थीं, जो अब एक्सिस बलों के सदस्य बन गए थे। हमला रविवार 22 जून 1941 को सुबह 300 बजे कब्जा की गई पोलैंड प्रदेश से शुरू हुआ और इसमें चौंका देने वाले 3.8 मिलियन कर्मचारियों ने 2900 किलोमीटर के सामने शुरू किया। जर्मनी सेनाओं को 3 मुख्य सेना समूहों उत्तर, केंद्र और दक्षिण में व्यवस्थित किया गया था। सोवियत सेना को जर्मनी आक्रमण की चेतावनी मिली, लेकिन स्टालिन ने उसे नकार दिया। आक्रमण के बाद वे अपने मन में खो गए, वास्तविकता को समझने में असमर्थ, जिसने उनकी सरकार को उनके क्रूर शोधों के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरने पर अनिश्चित कर दिया। युद्ध के आरंभ में सोवियत सेना को भारी नुकसान हुआ, जबकि उनकी वायु सेना अधिकतर जमीन पर ही कुचल गई थी। हवाई जहाज जो हवा में उड़ने में सक्षम थे, वे अधिकांशतः पुराने प्रकार के या गलत तरीके से प्रशिक्षित पायलटों के थे। इससे उन्हें जर्मनी लड़ाकू विमानों के लिए आसान लक्ष्य बनाया गया। सोवियत बलों को जर्मनी के लिए सबोताज और खुफिया जुटाने की कार्रवाई करने वाली एंटी कम्युनिस्ट बलों से भी सामना करना पड़ा। पूर्व में हुई लड़ाई विशेष रूप से क्रूर थी। हिटलर ने अपने बलों से कहा कि सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध सभ्यता के नियमानुसार नहीं हो सकता। इस प्रकार उन्होंने वादा किया कि कोई भी जर्मनी दुश्मन के खिलाफ अपने आचरण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। उन्हें बलात्कार, लूट और हत्या करने के लिए मुक्त हाथ दिया गया था। जब सोवियत इकाइयों पर अत्यधिक दबाव डाला गया, कई ने अपनी कमांड संरचना गिरने के बाद समर्पण कर दिया और बंधक बनाया गया, जहां उन्हें भूखे मरने की योजना थी। जर्मनी सैनिकों की आगे बढ़ते हुए जर्मनी मौत की दस्ते ने यहूदियों जैसे तथाकथित अवांछनीय लोगों की हत्या शुरू कर दी। जर्मनी की तेज गति ने सभी को जर्मनी सहित आश्चर्यचकित किया। जर्मनी की सेनाओं द्वारा विशाल भूमि क्षेत्र का संगठन दुःस्वप्न साबित हुआ। अक्सर उन्होंने खाद्य, ईंधन और हथियारों की आपूर्ति की प्रतीक्षा करते हुए पहल हार दी। जर्मनी ने पूर्वी पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन और रूसी संघ के भीतर आगे बढ़ा, जो लगभग अरोग्य साबित हुआ। लेकिन सभी को मालूम था कि जर्मनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो आ रही थी वह रूसी संघ सर्दी थी। जर्मनी के खिलाफ गठबंधन में होने के बावजूद
यूनाइटेड किंगडम ने स्टालिन के उद्योग को जर्मनी विमानों से दूर स्थानांतरित करने के लिए सोवियत संघ को विमान, टैंक और हथियार भेजे। 1941 के 25 अगस्त को दोनों देशों ने क्षेत्रीय सहयोगी आपूर्ति रेखाओं की सुरक्षा हेतु ईरान पर संयुक्त आक्रमण किया। 1941 के दिसंबर तक बर्फ जम रही थी, लेकिन जर्मनी सेनाओं को मॉस्को को खुद लेने की कगार पर था। हालांकि उन्होंने शहर को लेने में विफलता झेली और उनकी प्रगति रुक गई। सोवियत संघ की नेतृत्व ने अपनी प्रमुख शस्त्र उत्पादन सुविधाएं जर्मनी बम्बरों की पहुंच से आगे पूर्व में स्थानांतरित कर दी, जिससे उन्हें टैंक और विमान निर्माण में कोई बाधा नहीं आई। उन्हें खतरनाक आर्कटिक कारवां के पुरुषों की कोशिशों के कारण यूनाइटेड किंगडम से सामग्री प्राप्त हो रही थी। जर्मनी सेना के नेतृत्व ने सच्चाई जान ली थी। यदि हिटलर जर्मनी की श्रेष्ठता पर आस्थित रहे तो भी उन्होंने सोवियत संघ को तेजी से नष्ट करने का अवसर खो दिया था। अब सोवियत संघ प्रतिबद्ध और जर्मनी के मुकाबले क्षय युद्ध के लिए अधिक तैयार थे। माइन कैंपफ में हिटलर ने बताया कि जर्मनी 2 मोर्चों पर दीर्घ युद्ध नहीं लड़ सकती। 1941 के अंत में वह पश्चिमी यूनाइटेड किंगडम, उत्तरी अफ्रीकी गणराज्य, ब्रिटेन, कॉमनवेल्थ और पूर्वी सोवियत संघ में प्रतिबद्ध था, और जबकि रूसी संघ में जर्मनी सैनिकों पर बर्फ गिर रही थी जो सर्दी की युद्ध के लिए अनुपयुक्त थे। हवाई की उष्णकटिबंधीय जलवायु में दुनिया की दूरी पर एक जापानी नौसेना के जहाज पर्ल हार्बर में संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना के आधार पर बंद हो रहे थे। अगली बार हमारे साथ जुड़ें जब हम द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोटक समापन को कवर करेंगे।